इंजीनियर मिन्हाजुद्दीन अंसारी जी, सबसे पहले तो आपका पूर्वा टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। वार्ड नंबर 42 महाराणा प्रताप नगर से आपकी माता जी पार्षद हैं। आपके पिता अब्दुद्दीन अंसारी जी समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ सिपाही हैं और यूँ कहें कि आप समाजवादी कोख से पैदा हुए हैं। लोकसभा का चुनाव हो रहा है, कई जगह पे मतदान हो चुके हैं। 7वें चरण में आपके गोरखपुर में मतदान है 1 जून को। क्या जिम्मेदारी दी गई है? पार्टी के तरफ से अपने सेक्टर और गोरखपुर लोकसभा से प्रत्याशी श्रीमती काजल निषाद को मजबूती से चुनाव लड़ाने का काम हम लोग पार्टी के सिपाही कार्यकर्ता कर रहे हैं। अंसारी जी, काजल निषाद आपकी जो है देखा जाए तो ग्रामीण से लड़ चुकी हैं, कंपेरीगंज से लड़ चुकी हैं। पिछली बार वह नगर निगम मेयर का भी चुनाव लड़ी हैं। इस बार जो है वह सबसे बड़ी सदन की चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में गठबंधन की प्रत्याशी हैं, उधर जो है डबल इंजन की सरकार है, कहाँ वह खड़ी है? नहीं, देखिए, प्रत्याशी के अंदर इतनी ताकत है। किसी ने कहा है ना एक शेर से कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हौसला लड़ता है ताकत से क्या होता है। तो उनके अंदर एक शेरनी महिला है, वो जुझारू महिला है। 14 वर्षों से गोरखपुर की सरजमी को उसने छोड़ने का कार्य नहीं किया। जनता के हक और हुकूक को लड़ने का कार्य उस महिला ने किया। तो उस नेतृत्व को देखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको पूरा मैदान में लड़ाया है, ताकि बड़े से बड़े नेताओं को कील ठोकने का काम काजल निषाद अपने नेतृत्व में कर रही है। देखा जाए तो बसपा भी एक ऐसे कैंडिडेट को दी है जो कहीं न कहीं कहा जाता है कि आपके प्रत्याशी को प्रभावित कर रहा है। कितना ये सच है? देखिए, बीजेपी भारतीय बहुजन समाज पार्टी आज की डेट में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कार्य तो कर रही है। इसमें कहीं से सवालिया निशान नहीं खड़ा कर देता, लेकिन उसका कोई प्रभाव होने वाला नहीं है और शायद बहुजन समाज पार्टी हाशिए पे जाने वाली है। अभी आप महंगाई की बात कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि महंगाई के साथ साथ जो है मजदूरी भी बढ़ी है, लोगों के जो इनकम है वो भी बढ़े हैं। अब मुझे शायद 2014 में का जो आंकड़ा था, अगर जिस हिसाब से महंगाई का रेशियो आया है उस हिसाब से मजदूरी नहीं बढ़ी है। अगर महंगाई 200% की स्पीड से बढ़ी है तो 25% के हिसाब से मजदूरी बढ़ी है। तो इससे इसका तो कोई बहुत तालमेल नहीं बैठ रहा है। मुझे तो इस पर कहीं दावों में सच्चाई नहीं दिखती है। उनका कहना है कि गठबंधन जो हुआ है, जब हम अकेले नहीं चल पाते हैं तब हमको किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। क्या प्रतिक्रिया इस पर आपकी है? अब देखिए, अगर एनडीए गठबंधन को देखा जाए तो शायद सबसे ज़्यादा पार्टियों का गठबंधन एनडीए गठबंधन है। ये तो इंडिया गठबंधन तो चुनिंदी पार्टियों का है। अब चूंकि इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोग घबराए हुए हैं कि ये गठबंधन जमीन पे मजबूती से काम कर रहा है और इनकी सरकारों के खिलाफ नकेल को ठोकने का काम इंडिया गठबंधन कर रहा है। अंसारी जी, आप एक पढ़े लिखे युवा हैं, इंजीनियर भी हैं। चुनाव के ठीक पहले, जबकि यह 2019 में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सीएए और एनआरसी की बात कही थी, लागू हुआ था, लेकिन उसको धरातल पर लाया गया है चुनाव के ऐन ठीक वक्त पहले। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं सीए का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई हम भी जानते हैं कि बहुत सारे देशों में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होता आया है। तो अगर कहीं हमारे हिंदू भाई कहीं उत्पीड़ित हो रहे हैं तो उनको हमारे देश में जगह देने का मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन तरीका ये है कि जब एनआरसी और सीए दोनों साथ लागू किया जाएगा तो उसका नुकसान देश के लोगों को होगा। जो देश अखंड है, एक है भारत, अखंड भारत एकता का मिसाल है, हिंदू मुस्लिम की पहचान है, उसको ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। क्या उन नेताओं का भाषण आप नहीं देख रहे हैं कि देश को हिंदू और मुसलमान में बांटने का काम किया जा रहा है? क्या यही हमारे देश की निशान है? या यही हमारे आज़ादी के वक्त जब अंग्रेज़ों ने 1857 का मुझे वाक़या याद है, जब मंगल पांडे ने मेरठ से एक शुरुआत की थी कि अंग्रेज़ों को भगाने का कार्य किया था, तो वहाँ से हिंदू मुस्लिम एकता का नारा मजबूती से बुलंद हुआ। लेकिन 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया कि फूट डालो नृत्य करो, हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटने का कार्य किया और उसका फ़ायदा अंग्रेज़ों को मिला कि 100 साल उन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर राज किया। ये स्थिति थी। तो इनका सीधा सीधा मुद्दा है कि हिंदू मुस्लिम कर दें, लेकिन होने वाला नहीं है। और 80-20 में भारतीय जनता पार्टी को रहना है और सीधे सीधे 85 बनाम 15 पीडीए गठबंधन, पीडीए मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को हराने का कार्य करने जा रहा है। 400 पार के नारे डबल इंजन की सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं। अब 400 पार के नारे की सच्चाई तो पूरे देश की आवाम 4 जून को देने जा रही है और 400 हार की बजाय 400 पार की बजाय 400 हार का नारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिलने जा रहा है। युवाओं के जो नौकरी की बात अभी आप कर रहे थे, नौकरी वो कह रहे हैं कि हमने रोज़गार तो दिया है, नौकरी नहीं दी, रोज़गार तो दिया है लोगों को। अरे आप बता दें कहाँ पे दिया है, किस आधार पे दिया है? हम कह रहे हैं एक सिस्टम होता था केंद्र सरकार का कि पैनल जारी होता था, बाकायदा डेट जारी होती थी कि कब एग्ज़ाम होंगे, कितनी वैकेंसी निकली थी, 1 साल का ईयर पूरा सिस्टम जारी होता था। क्या पिछली सरकारों में ये जारी हुआ? इनकी सरकार 10 साल की हो गई, 10 साल में बता दे कि कभी वो जारी हुआ। साल भर के पेपर का सिस्टम जारी होता था, नौजवान उसी हिसाब से तैयारी करता था। और ये कहते कि हमने लोन दिया, लोन देने के नाम पे केवल वो लूटखोरों ने लूटा है, नौजवान ने अपना भविष्य नहीं बनाया उससे। नौजवान आज भी हताश और निराश है और नौजवान पूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहा है और आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बनने जा रही है। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से चल रही है और डबल स्पीड से जो है डेवलपमेंट कर रही है, ये उसके दावे हैं। उस दावे में मेरे हिसाब से कोई सच्चाई नहीं है। जब तक किसी ने कहा ना तलवारों की धार पर जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो जवानी जिधर चलेगी उस तरफ सरकारें चलेगी। सरकार तो नौजवानों के खिलाफ वर्क कर रही है। ये डबल इंजन सरकार बता दे, पहली इंजन की सरकार केंद्र सरकार, दूसरी इंजन की सरकार राज्य सरकार, दोनों ने बता दें कि नौजवानों को कितना नौकरी देने का काम किया है, कितना रोजगार देने का काम किया है, कितना महंगाई पे दोनों ने कंट्रोल करने का काम किया, कितने मूलभूत सुविधाओं पे मजबूती से काम किया है डबल इंजन। सिर्फ और सिर्फ धोखा छलावा, इनके अलावा कुछ नहीं है। आप एक युवा हैं और जब ये 2014 में मोदी जी आए थे, मानवेला में उनकी प्रथम रैली थी, हर हर मोदी घर घर मोदी, युवाओं को नौकरी देने की बात की जा रही थी, महंगाई की बात की जा रही थी, बहुत ही महंगाई की बात इस बार मोदी सरकार, क्या इस पर आप कहेंगे? अरे भाई, मुझे याद है, मैं बखूबी अच्छे से याद है, मैं उस टाइम पढ़ रहा था और डिप्लोमा के फाइनल ईयर में था। उस टाइम युवाओं में एक रोष था कि कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार के खिलाफ, यूपीए 2 के खिलाफ इस तरह का रोष था। शायद वो रोष उससे ज़्यादा आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। वो आशा उस टाइम नौजवानों के अंदर थी 2014 में कि उनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे तो हमको अच्छी अच्छी जगह पे नौकरियां मिलेंगी। आज 10 वर्षों के बाद भी वो नौजवान उसी तरह से हताश और निराश है। मेरे साथ के नौजवान हताश और निराश हैं।
जो 5-5 साल तैयारी करते हैं, अपने घर का दर्द दुख अपनी पीड़ा को सहते हैं, उसके बावजूद उनको नौकरी के नाम पे छलावा धोखा मिल रहा है, पेपर लीक मिल रहा है। क्या इनकी व्यवस्था है? ये व्यवस्था है। जो नौजवान सोच रहा था कि हमको भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, जो नौजवान सोच रहा था कि हमारी स्थिति ये होगी कि मैं अपने आप को एक सही दिशा पे देखूंगा, लेकिन ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को छला धोखा दिया। आज ये स्थिति है कि किसी सरकार ने उतना शोषण नहीं किया जितना शोषण भारतीय जनता पार्टी ने किया। अंसारी जी, अभी आपने पेपर लीक की बात कही है। सरकार करे कि पेपर लीक होते हैं तो जो उस के दायरे में आता है, जो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई है, कड़ी से कड़ी उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की नौकरियां ना देने का इनके पास तमाम तरीके हैं। नौजवानों को गुमराह करने का तमाम तरीका है। वो एक तरीका है कि एक तरफ से हम दरवाज़ा खोल रहे हैं, दूसरी तरफ दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। इससे मैं सहमत नहीं हूँ कि कार्रवाई कर दिए, ना ना ना, कोई मतलब नहीं उसका। अभी आपने पीडीए की बात कही है, तो पीडीए मतलब जो है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, क्या इन तीन के अलावा समाजवादी जो है या जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको इन तीन के अलावा और कोई नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि अगर इन 10 वर्षों में अगर किसी का उत्पीड़न हुआ तो पीडीए के लोगों का हुआ, पिछड़ों का हुआ, अल्पसंख्यकों का हुआ, दलितों का हुआ। तो भारतीय संविधान हमारा ये कहता है कि जो पिछड़े हैं उनको उत्थान के लिए आरक्षण किस लिए दिया गया कि भाई 400 साल से दलित कुचले जा रहे थे, मारे जा रहे थे, कि उनके उत्थान के लिए उनको आरक्षण दिया गया। ऐसा तो नहीं है कि क्या नाम है उठा के दे दिया गया। तरीका यही है। मैं मानता हूँ कि पीडीए के लोग आज भी अपने आप में उत्पीड़ित हैं, उनका शोषण हुआ है। तो बराबरी देश कहती है कि देश की आवाम या देश की सरकारें होना चाहिए कि बराबरी का काम करे, तो बराबरी का काम नहीं हुआ। इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का फार्मूला दिया और उनको बताया कि जब तक पिछड़ों और दलितों अल्पसंख्यकों का उत्थान नहीं हो सकता, तब तक इस देश की विकास की धारा अधूरी है। उस धारा को पूरा करने का कार्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए के रास्ते पे किया है। समाजवादी कोख से आप निकले हैं, क्या अपील करेंगे अपने वार्ड की जनता से? मतदान के लिए क्या कहेंगे? मतदान की जनता, वार्ड की लोगों से सीधा अपील यही है कि आप इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती काजल निषाद को 1 जून को भारी से भारी बहुमत से वोट दें और उनको विजयी बनाने का कार्य करें। धन्यवाद।